30,000 का जो ऑफर किया गया बीजेपी की तरफ से, महिलाओं का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ खिसका। एसआईआर में कितने लोगों को वोट कटा? अभी कहा जा रहा है ना कि ज्यादातर तो हिंदुओं का वोट कटा है। राहुल गांधी का भी ट्वीट आया कि वोट चोरी हुआ है। अगर क्लब कल्चर वाले टीएमसी के साथ है तो टीएमसी का वोट कहाँ दिख रहा है? मुस्लिम वोट कैसे डिवाइड हुआ पूरे बंगाल में? 54 सीटें बीजेपी जीत कर आई है, जो गढ़ माना जाता था ये ममता, ये पूरा इलाका ममता बनर्जी का गढ़। मुस्लिम को जो डमी कैंडिडेट है, अच्छा, तो वो मुस्लिम वोट किनको मिला? किसको मिला? सोमवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आए और शाम में दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित बीजेपी के हेडक्वार्टर में जब प्रधानमंत्री की एंट्री होती है तो प्रधानमंत्री के लिबास को देखकर सब चौंक जाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम ठेठ बंगाली मोसाई वाला जो एक लुक होता है वो लुक अख्तियार कर रखा था। बंगाल में जिस तरीके से कुछ अगर शुभ काम होता है तो लोग धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और गले में जो एक खास तरह का गमछा कहिए या स्कार्फ कहिए वो रहता है, तो प्रधानमंत्री कुछ इसी लिबास में वहां पहुंचे थे। दरअसल बंगाल जीतना सिर्फ चुनाव जीतना नहीं था बीजेपी के लिए, बंगाल जीतना अपने आप में बीजेपी के लिए भावनात्मक एक तरह से कह सकते हैं कि भावना वाली बात थी, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य में आज़ादी के बाद से ही बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही थी कि उस राज्य में कम से कम उनकी सरकार हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। और अडवाणी से लेकर वाजपेयी का दौर देख चुके बीजेपी में ये हसरत जो है मोदी और शाह के युग में पूरी हुई। तौसीफ अपने डायरी के साथ हैं। तौसीफ, सबसे ज़्यादा चर्चा बंगाल को लेकर हो रही है। हालांकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आए, लेकिन बंगाल की ज़्यादा चर्चा हुई, झालमुड़ी से लेकर माछ भात तक। चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि नेक टू नेक फाइट है, मतलब कांटे का मुकाबला है। हमें याद है कि हम लोग भी एक वीडियो कर रहे थे, तो उसमें जब हम लोग देख रहे थे तो हम लोगों को भी लग रहा था कि ये एकदम आमने सामने वाला जो है टक्कर है। एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम तरह की बातें थी, पोलराइजेशन, हिंदुत्व और सभी जो बाबरी मस्जिद, तमाम तरह के मुद्दे थे। और जो एग्रेशन के साथ चुनाव प्रचार हुआ वो भी अपने आप में पहली बार बंगाल में इस तरह का चुनाव प्रचार देखने को मिला। लेकिन जो परिणाम आए हैं उसने सबको चौंकाया है। बीजेपी एक तरह से प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो बंगाल में सत्ता में आई है। क्या रहा, की फैक्टर क्या रहा जिसकी वजह से बीजेपी इस तरह की जीत हासिल कर पाई बंगाल में? देखिए, हम स्टार्ट 2021 से करते हैं। 2021 हम इसलिए कह रहे हैं कि 2021 में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल थी बंगाल में। 77 सीटें तब जीत कर बीजेपी लाई थी। 2021 के बाद 2 साल के बाद वहां पंचायत चुनाव था, ठीक है, 2023 में। तो बीजेपी को एक तरह से ये था कि अगर हम 77 सीटें इस बार लेके आए हैं तो हमें लोकसभा 2024 और 2026 विधानसभा में इससे और बेहतर प्रदर्शन करना है। तो बेहतर प्रदर्शन कैसे करना है, ये बीजेपी की कोर कमेटी द्वारा एक मीटिंग हुई और उसमें सबसे पहला जो वहां पर उन लोगों को टास्क दिया गया कि बूथ लेवल से लेकर अब बंगाल में जो एक क्लब कल्चर है, उस क्लब कल्चर को कैसे टक्कर दिया जाए। तो एक रणनीति बनाई गई, उसमें कुछ एक कमेटी बनाई गई, 5 लोगों की कमेटी बनाई गई। उसमें कमेटी में सुनील बंसल नाम के एक बीजेपी के जो एक नेता हैं, उनको एक जिम्मेदारी दी गई। उस टीम में अमित मालवीय को रखा गया जो सोशल मीडिया के हेड है, आईटी हेड है। भूपेंद्र यादव को रखा गया जो बीजेपी के रणनीतिकारों में से एक राजेंद्र राठौर को रखा गया, 7 बार के विधायक है राजस्थान से। अच्छा। 4-5 लोगों की टीम बनाई गई 2023 ये पंचायत चुनाव से पहले बंगाल में, और इनको बंगाल भेजा गया। ठीक है, इन लोगों की कोर टीम एक तरह से कोर टीम बनाई गई। बंगाल भेजकर इन लोगों को अलग अलग टास्क दिया गया। सबसे पहले टास्क था कि राजेंद्र राठौर, इनको दिया गया कि आप भवानीपुर जाइए। इकलौती विधानसभा सीट इनको दिया गया था भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से अधिक वोटों से चुनाव हराया। कि 2023 में एक और बात है कि भवानीपुर वहीं पर जो है ममता बनर्जी का आवास भी है। ममता बनर्जी शुरू से उसी इलाके में रही है, भवानीपुर के इलाके में ही उनका घर है। तो 2023 में यहाँ पर राजेंद्र राठौर को भेजा गया। राजेंद्र राठौर को ये कहा गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ भवानीपुर देखना है। और भवानीपुर में उन्होंने इन 3 सालों में एक तरह से एक छोटे छोटे मुद्दे को उठाया। नाली से लेकर गली से लेकर हर एक चीज को सिर्फ भवानीपुर में किस तरह से चुनाव को जीता जाए। और उदाहरण है, कल 15,000 वोटों से वहां पर शुभेंदु अधिकारी जीते भवानीपुर। ये पहले से तय था कि नंदीग्राम से अगर ममता बनर्जी चुनाव
नहीं, मतलब पिछली बार तो हारी गई थी वो, भवानीपुर से वो चुनाव जीती थी। तो बीजेपी ने शुरू से ही, आप कह रहे हैं बीजेपी ने शुरू से इस टारगेट को फिक्स किया और उसके लिए एक इंडिविजुअली अपने बड़े नेता को इस बात के लिए लगाया कि भवानीपुर में हर हाल में ममता बनर्जी को चुनाव हरवाना है। उसके बाद क्या हुआ, सुनील बंसल को जो जिम्मेदारी दी गई थी पूरे बंगाल का पंचायत चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव में हर एक बूथ तक टारगेट किया गया उनका बीजेपी के द्वारा कि हर एक बूथ पे कैसे हम लोगों को कार्यकर्ता हो। बीजेपी के पास तो पहले कार्यकर्ता नहीं था बंगाल में। तो 2021 के चुनाव में जब 70 सीटें आई, धीरे धीरे बंगाल में वो मजबूत होती गई। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, बूथ मंडल लेवल पर जिम्मेदारी दी गई थी भूपेंद्र यादव को कि मंडल लेवल पे जो लोग हैं उनको सैलरी पे रखा गया। सैलरी मतलब 25 से 30 हजार रुपए महीने पे फिक्स किया गया पूरे बंगाल में, अलग अलग ये जो पन्ना प्रमुख वाला भी जो कॉन्सेप्ट है वहीं से अमित शाह ने ये एक टारगेट फिक्स किया। उसके बाद बूथ लेवल पर इन 3 सालों में 1,500 से 2,000 रुपए पर मंथ पे लोगों को फिक्स किया कि हर एक बूथ पे, क्योंकि क्लब का जो कल्चर था उसको टक्कर देना था, जो कि पहले से बंगाल की राजनीति में अच्छी खासी उनकी भूमिका रही है। क्लब कल्चर की, चाहे वो वामपंथियों की सरकार रही हो या तृणमूल की सरकार रही हो, वो सबसे ज्यादा क्लब जो है जो बूथ पे जो मतलब कमेटी बन रही थी बीजेपी के, उन लोगों को फिक्स किया गया कि 1,500-2,000 रुपया महीना हम देंगे इनको, और उसके साथ साथ पेट्रोल और खाने का खर्च बीजेपी के द्वारा दिया गया उन लोगों को। ठीक है। इसके बाद अमित मालवीय का एक बड़ा इसमें अगर बोल सके हम, इसलिए कह रहे हैं कि बंगाल में उन्होंने 3 से 3,500 हजार इन्फ्लुएंसर इस टाइप के उन्होंने एकत्रित किए, जिनका फॉलोअर्स वो उन्होंने मापदंड रखा था। अच्छा। कि कम से कम 5,000 फॉलोअर होना चाहिए। हम आपको मिनिमम इतनी सैलरी देंगे, आपके इस पोस्ट पे इतना देंगे, आपके लाइक्स पे इतना देंगे, कमेंट पे इतना देंगे। ये पूरे बंगाल में उन्होंने 2023 से स्टार्ट किया। इन्फ्लुएंसर को अपने साथ जोड़ा उन्होंने। ठीक पूरे है। बंगाल में इन्फ्लुएंसर को जोड़ा। एक तो बूथ देखा उन्होंने, इन्फ्लुएंसर को जोड़ा, मंडल लेवल पे किया। अब जिला लेवल पे क्या इन्होंने किया, सुनील बंसल ने जिला लेवल पे हर जिला में प्रभारी नियुक्त किया उन्होंने। ठीक है। वो प्रभारी लोकल बंगाल के प्रभारी थे। उनके साथ साथ एक और प्रभारी किया गया जो कि बाहर से किसी अन्य राज्य से, हर जिला में बीजेपी का अपना वहां गया है। ठीक है। हाँ। तो एक वहां के हो गए, एक बाहर के हो गए, ये पूरे जिले में किया गया उनके द्वारा। इनके अलावा क्या किया गया कि फुटबॉल जो पूरे बंगाल में मशहूर है, क्लब में अलग अलग टूर्नामेंट्स कराए गए पूरे बंगाल में। फुटबॉल के टूर्नामेंट कराए गए। एक तरह से बीजेपी उनको भुनाना चाह रही थी कि कैसे फुटबॉल जो क्लब से रिलेटेड है। अब धीरे धीरे फुटबॉल कराने के बाद क्लब के जो मेंबर थे वो बीजेपी से जुड़ने शुरू हुए। उसके बाद इसमें संघ की भूमिका आई। संघ के लोगों ने लगभग डेली बाय डेली, चाहे क्लब हो, मंदिर कमेटी हो, सभी लोगों से संपर्क किया। आरएसएस के लोगों ने। और पिछले 3 सालों में कमोबेश पूरे बंगाल में अगर बूथ लेवल से जोड़ लिया जाए मंडल लेवल तक, तो 2 लाख बैठकें की उन्होंने आरएसएस ने। अच्छा। 2 लाख बैठकें। और इन आरएसएस के साथ साथ ये 5 लोगों की टीम चल रही थी जो बीजेपी कर रहे थे। सुनील बंसल लीड कर रहे थे, जिसमें अमित मालवीय थे, जिसमें भूपेंद्र यादव थे, राजेंद्र राठौर थे। अच्छा। ये एक पूरी टीम काम कर रही थी। अच्छा। अब ये टीम सोचे कि अलग अलग जगहों पे कैसे, उसके बाद इन्हीं लोगों के द्वारा अलग अलग तरह से बीजेपी को कहा गया कि आप कैसे कैंपेनिंग कीजिएगा। इसी के द्वारा जो लक्ष्मी भंडार योजना था ममता बनर्जी, उसके खिलाफ 3,000 का जो ऑफर किया गया बीजेपी की तरफ से, तो इसमें भी महिलाओं का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ खिसका। उन्होंने कहा कि हम 3,000 रुपया जो है देंगे। 3,000 देंगे। ममता बनर्जी 1,700 दे रही थी, 1,500 दे रही थी। 1,500। ठीक है। तो एक तरह से बंगाल में क्या हुआ कि निचले स्तर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कल से आकलन ये कर रहे थे कि पोलराइज हो गया। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। एसआईआर इसलिए हम बड़ा मुद्दा बोल रहे हैं कि एसआईआर में कितने लोगों को वोट कटा, 27-28 लाख के आसपास आंकड़ा आपका कोई कहीं। लेकिन उसमें तो ये भी कहा जा रहा है ना कि ज्यादातर तो हिंदुओं का वोट कटा है, मतलब 70% जो है उसमें जो वोट कटे हैं वो हिंदुओं के कटे हैं, और 30% के आसपास में मतलब आज का जो डाटा हम पढ़ रहे हैं 63% हिंदुओं के वोट है और 34-36% के आसपास मुस्लिम के वोट कटे हैं ऐसा। लेकिन अब ये है कि टीएमसी ऐसा कह रही है कि 4.5% के आसपास जो एसआईआर के वोट कटे हैं, हम उतने ही तो कम हैं। अच्छा। ये टीएमसी कह रही है। अच्छा। तो एसआईआर एक मुद्दा रहा और टीएमसी इसको लगातार, आज राहुल गांधी का भी ट्वीट आया कि वोट चोरी हुआ है और हम लोग टीएमसी के साथ हैं, तो ये लगातार वहां पर ऐसी बातें होती रही। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये मामला नहीं है, ग्राउंड पे बीजेपी ने बहुत मजबूती से काम किया। अच्छा। पिछले 2-3 साल, और इसमें आरएसएस का भी आरएसएस की बड़ी भूमिका रही। हाँ। आरएसएस जो है लगातार उसमें लगी रही। उसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात ये कर रहे थे कि क्लब कल्चर जो है टीएमसी उनके साथ है।
अगर क्लब कल्चर वाले टीएमसी के साथ है तो टीएमसी का वोट कहाँ दिख रहा है उस टाइप से। तो क्लब वालों को बीजेपी ने जिस तरह से मैंने पहले बताया कि मंडल लेवल से लेकर बूथ लेवल तक, चाहे वो इन्फ्लुएंसर, सबको अपनी तरफ पैसों से किया। तो क्लब वाले को ठीक है 1,10,000 रुपये टीएमसी से दिया गया, तो बीजेपी तो पूरे सत्ता में, उनके पास पूरी मशीनरी है, वो तो अपने तरफ कर ही सकते हैं उनको। अच्छा, तो अरे इन बातों को टीएमसी के जो रणनीतिकार हैं वो भांप नहीं सके कि वो रहे, लेकिन उनके नीचे से जमीन को जो है धीरे धीरे खिसकाना जो है बीजेपी ने 2021 के बाद से ही उस पे वो लग गए थे और शुरू कर दिया था। आप ये कह रहे हैं। अब देखिए कि मुस्लिम वोट कैसे डिवाइड हुआ पूरे बंगाल में। आप सोचिए कि 118 सीटें हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ये इन जगहों में 118 सीटें। इसमें 54 सीटें बीजेपी जीत कर आई है, जो गढ़ माना जाता था। ये पूरा इलाका ममता बनर्जी का गढ़ था। ठीक है, पूरा गढ़ था। 54 सीटें इस वजह से आई। आप अगर फरक्का और रानीनगर 2 सीट देखते हैं जहाँ कांग्रेस जीत कर आई है, इन सीटों पर इनमें कैंडिडेट जो है, एक फरक्का में अगर कैंडिडेट दिखे तो 12 कैंडिडेट है, 12 में इकलौते कैंडिडेट बीजेपी के हैं, बाकी सब मुस्लिम है। अच्छा, रानीनगर में 15 कैंडिडेट टोटल उम्मीदवार है, उसमें से 14 मुस्लिम है, 1 हिंदू उम्मीदवार है बीजेपी के। तो बीजेपी का एक ये भी तरीका था कि हम जहां जीत नहीं पाएंगे, डायरेक्ट फाइट नहीं कर पाएंगे, कि 60% मुस्लिम डमी कैंडिडेट को उन्होंने उतारा। तो ये क्या जो आप बता रहे हैं, तो वो उनको क्या इस लेवल पे इतना वोट मिला जिससे कि वो डैमेज कर सके? मान लीजिए टीएमसी का आप अगर मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद में सोचिए कि 30-32 हजार वोटों से बीजेपी जीती है। तो वो कहीं ना कहीं डमी कैंडिडेट को वोट मिला था उस टाइप से। और लेकिन एक बात है, बीजेपी को भी वोट वहां मुर्शिदाबाद में उस टाइप से वोट नहीं मिला है मुस्लिम को, जो डमी कैंडिडेट है। अच्छा, तो वो मुस्लिम वोट किनको मिला? किसको मिला? टीएमसी को भी नहीं मिला, तो बीजेपी को ही मिला होगा। तो एक मुद्दा है। हम एक तरह से जब पढ़ रहे थे इन चीजों को अच्छे से, हम बता रहे हैं उनको कि कैसे मुस्लिम का वोट मिला है। जब असम को हम रिलेट करते हैं, बंगाल को रिलेट करते हैं, तो चुनाव से पहले आपको एक बयान याद होगा हेमंत बिस्व शर्मा का, मियाँ मुस्लिम और अच्छा, और ये बांग्लादेश से असमिया मुस्लिम, मियाँ मुस्लिम उन्होंने बताया था बांग्लादेश से आए हैं। हाँ। और इस बात पेटिया जिनको कहा, इस बात पे उसने हेमंत बिस्व शर्मा ने अच्छी तरीके से, मतलब यहाँ असमिया मुस्लिम को कहा कि भाई आप लोगों को जो सुविधाएं मिलती है, आप लोगों को सरकार के द्वारा जो भी मिल रही है, उसमें आपके हिस्से की वो ले रहे हैं, जो आपको बांग्लादेश से जो आ रहे हैं, आपको नुकसान होगा। यही चीज बंगाल में भी बीजेपी के द्वारा ये खेल ये काम किया, ये मसला काम किया। अगर आप 118 सीटों में 54 सीट जीत कर आ रहे हैं तो ये काम तो किया है। अच्छा, और ये मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ये वो जिले हैं, ये बॉर्डर क्षेत्र है। हाँ ठीक है, बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए इलाके, बॉर्डर क्षेत्र है। और यहाँ पर तो ये काम किया है। एक और जो मतुआ जो समुदाय है, ये इस बार पूरा इंटैक्ट रहा है। ये मतुआ जो कि आज़ादी मतलब बांग्लादेश में जब अलग हुआ पाकिस्तान से, या उस वक्त ये लोग आए थे, भारत आए थे, वही समुदाय है ना मतुआ। हाँ, उनकी संख्या अच्छी खासी है। 50। आज जब हम देख रहे थे एक पेपर में उनकी रिपोर्ट देख रहे, तो 50 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर वो लोग डोमिनेट करते हैं। और बीजेपी इससे पहले भी उनको अपनी तरफ करने की कोशिश, प्रधानमंत्री भी कई बार इस बार उन जगहों पे तो लगभग बीजेपी बेहतर प्रदर्शन किया उन्होंने, मतलब वो इंटैक्ट रहे। उन्होंने एक मुश्त बीजेपी को वोट किया है। एक तो वो ऊपर, उसके अलावा जो उत्तरी बंगाल का क्षेत्र, जब हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि ये बीजेपी के साथ जा सकती है, तो वो तो वहाँ तो सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने। चाहे वो दार्जिलिंग का क्षेत्र हो, न्यू जलपाईगुड़ी का हो, इन क्षेत्रों में बीजेपी पूरा उन्होंने सुपड़ा साफ किया है टीएमसी का। अच्छा, तो एक तरह से कहा जाए बीजेपी ने पूरे बंगाल में कोलकाता के आसपास का क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, कोलकाता के आसपास का टीएमसी का प्रदर्शन ठीक रहा है। मालदा, मुर्शिदाबाद को छोड़कर कोलकाता के आसपास ठीक रहा। डायमंड हार्बर देखिए चुनाव जीत गए टीएमसी, तो वहां पर ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। 80 सीटें वो पूरे बंगाल में जीत कर आई है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे रहे जहां पर बीजेपी इस चुनाव में अलग अलग तरह से बनाए उन्होंने। तो सिर्फ बंगाल में देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और बीजेपी जो दूसरे दलों से अलग है वो इसलिए अलग है क्योंकि बीजेपी का जो संगठन है वो ऐसा नहीं है कि अगर चुनाव हार जाती है बीजेपी उसके बाद वो बैठ गए, या उसके बाद फिर उनको तभी याद आती है जब फिर दोबारा चुनाव आता है, जैसा कि अभी कांग्रेस में कल्चर है। अब चुनाव, अगर जैसे अभी देखिए कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस जो है एक्टिव हुई, राहुल गांधी वहाँ यात्रा निकाले, वोट चोरी का नारा देकर वो सड़कों पर उतरे, लेकिन जैसे ही चुनाव कांग्रेस वहाँ हारी, उसके बाद से चुनाव कांग्रेस का कोई अता पता बिहार में नहीं है। तो ये है, आप सोचिए कि जब हम सुनील बल्सन के बारे में थोड़ा पढ़ रहे थे तो इसको लोग जानते भी नहीं है सही से। हाँ, सुनील बल्सन को हम पढ़ रहे थे ये, उसमें कहा गया था कि इनके बारे में टीएमसी ने पता लगाया कि अंदरूनी कौन है, कैसे काम करती उनकी टीम, नहीं पता लगा पाई इनके बारे में।
सुनील बंसल के बारे में। बीजेपी किस टाइप से काम करती है अंदर से। और ये लोग ऐसा नहीं है कि कल गए वहाँ पे, नहीं, 2023 के बाद से ही ये लोग वहाँ पे एक्टिव थे और काम कर रहे थे। इनका था कि पंचायत चुनाव में अगर हम लोग बूथ पे अगर पहुंच जाएंगे तो आने वाले समय में हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। 24 में लोकसभा में इन लोगों को वो प्रदर्शन नहीं मिला, लेकिन 26 में ये पूरा दिख गया इसमें। देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यही अंतर है आज बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस जहां मजबूत थी, जहां उनका संगठन था, वहां से उनके संगठन गायब होते चले गए, और वो गायब ही नहीं हुए, अब तो खैर अता पता भी नहीं है कांग्रेस के संगठनों का कई राज्यों में। जहां बीजेपी बिल्कुल नहीं थी, मतलब बीजेपी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी यहां सत्ता में आ सकती है, भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपने संगठन को खड़ा किया, वहां लगातार वो प्रयास करते रहे, और एक समय ऐसा आया कि बीजेपी वहां सत्ता में आई। कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे बीजेपी ने संदेश खाली मुद्दा, आरजी कर हॉस्पिटल वाला मुद्दा, इन मुद्दों को जिस तरह से बंगाल के लोगों के बीच रखा और भुनाया उनको, उन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच गए और वो इसका फायदा उठाया। मतलब ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ में एक माहौल बनाने की कोशिश हुई, और उसमें कुछ हद तक क्या एक तरह से कामयाब हुई बीजेपी, और बीजेपी के जो वहाँ पे रणनीतिकार थे उनका ये मकसद वहाँ सफल होता हुआ दिखाई दिया। मेरा यही सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को नहीं उठा सकती थी? वहाँ पे उठा सकती थी, क्योंकि कांग्रेस भी तो वहाँ पे ममता बनर्जी के अगेंस्ट ही चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार या कांग्रेस के नेताओं को उससे कोई लेना देना ही नहीं था। उनको मतलब वो लड़ते ही नहीं है, जमीन पर नहीं दिखते हैं, वो दिखते नहीं है। सिर्फ वो ट्विटर पे दिखेंगे, सोशल मीडिया पे दिखेंगे, टीवी में दिखेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। ग्राउंड में आप जाकर देखते नहीं कि मेरा संगठन कहाँ है, मेरे नेता कहाँ है, मेरा मुद्दा क्या है। ये सही बात है। अभी आप सुनिए, इन जो मुद्दा बता रहे हैं तौसीफ, संदेश खाली, आरजी का हॉस्पिटल है, ये सब मुद्दे जो, इन मुद्दों को लेकर कभी आपने देखा है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो है बंगाल गए, कोलकाता में उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, या इस मुद्दों को लेकर किसी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पकड़ती है तो वो जल्दी छोड़ देती है उस मुद्दों को, तुरंत पकड़ा और स्विच कर गया। बीजेपी क्या है, इन मुद्दों को पकड़ के रखी, चुनाव तक खींचा उन्होंने, और यही वजह है कि बीजेपी वहां पर सत्ता में आई है। तो बंगाल में एक तो ये मामला पूरा रहा, कांग्रेस इस वजह से ये भी। बंगाल के बाद तमिलनाडु की बात हम लोग करेंगे। असम तो क्लियर ही था, असम में तो क्लियर था, उसमें तो कुछ था नहीं। केरल भी लगभग क्लियर ही था वहाँ पे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी था वहाँ पे, इतने सालों से लगातार 3 बार से दो बार से जो है वाम की सरकार थी, और एक माहौल जो है वहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लगातार अगर 77 के बाद देखिएगा ना, तो हर बार सत्ता परिवर्तन हुआ सिवाय पिछला टर्म। केरल में ना, केरल में। अब बात तमिलनाडु की करते हैं हम, कि एक ऐसा एक्टर जो कि मास लेवल पे बहुत पॉपुलर रहता है। हालांकि साउथ में, जैसा हम लोग कल भी बात कर रहे थे, साउथ में थोड़ा सा इन अभिनेताओं को लेकर, अभिनेत्रियों को लेकर जो है थोड़ा रहता है। तो तमिलनाडु का मुझे बताइए कि ऐसा कैसे हो गया कि स्टालिन को पता ही नहीं चला कि वो खुद अपने विधानसभा चुनाव हारने वाले हैं, और वो हार गए चुनाव। उनकी पार्टी, उनको कल तक लग रहा था, कल से पहले तक लग रहा था कि वो तो 70% बहुमत के साथ पुनर्वापसी करने वाले हैं, लेकिन तीसरे स्थान पर पहुँच गई। हम देखिए, वहाँ अगर तमिलनाडु की बात करें तो बंगाल वाला स्थिति वहाँ भी है। ये चीज लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि विजय के मन में आज आया हो कि हम पार्टी बनाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं, आज नहीं किया था। दो साल पहले पार्टी बनाई थी, लेकिन इससे पहले 2009 में उन्होंने क्लब बनाया था। अच्छा, हाँ, TBMI एक नाम से एक क्लब था। 2009 में ही लगभग अभी उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं, और वो क्लब के जो लोग हैं, उस क्लब में बाकायदा अलग अलग तरह से इन लोगों को फंडिंग कराया जाता है। फैन क्लब जो है, फैन क्लब उनका, फैन क्लब है, फंडिंग कराया जाता है, और उस फंडिंग से गांव कस्बों से लेकर अलग अलग जगह हर तरह से, शादी ब्याह से लेकर हर चीज में उन लोगों को, जो निचले लेवल के लोग हैं, उन लोगों को फायदा पहुंचाया है। 2009 में ही, 2009 में, हाँ 9 में ही बनाया गया था। इसका फायदा कब मिला? 2021 में जब पंचायत चुनाव हो रहा था 2021 में, तब पहली बार ये निर्दलीय, तभी तो पार्टी नहीं बनी थी, तो विजय निर्दलीय, उनकी जो भी हो रहा हो निर्दलीय, वो चुनाव लड़ते हैं 130 के आसपास सीटों पर, वहाँ लोकल बॉडी में 115 सीट जीत कर आते हैं वहाँ पर उस समय। अच्छा, जहाँ पर बेहतर कर रही थी, उनकी क्लब की टीम बेहतर कर रही थी, उन जगहों पर चुनाव लड़ी। तो उसके दिमाग में आया कि अगर हम इन चीज़ों पे बेहतर कर रहे हैं, ग्रामीण रूट पर, गांव में जाकर लोगों तक जुड़ रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, तो अगर विधानसभा चुनाव लड़ लिया जाए तो जीत सकते हैं। और उसके बाद इसमें आईपैक जो है, प्रशांत किशोर उस समय थे, उस समय वहाँ पर रणनीतिकार थे। उनकी हालांकि आईपैक के हिस्सा और प्रशांत किशोर नहीं रहे, लेकिन आईपैक जिस समय प्रशांत किशोर थे, उस समय से आईपैक जो है विजय के लिए काम कर रही थी वहाँ पे। तो ये जो एक्टर विजय हैं, इनकी पार्टी को लेकर आप बोल रहे हैं, हालांकि आईपैक
जो प्रशांत किशोर की टीम थी, हालांकि प्रशांत किशोर बाद में अलग हो गए, लेकिन उनकी टीम काम करती रही। लेकिन एक ये भी बात आ रही है सामने तौसीफ की, उन्होंने जो अपनी घोषणाएं की उसका भी उनको फायदा हुआ। जैसे 10 ग्राम सोना देने की बात कही है, प्लस अब बेटियों की शादी की कराने की बात कही है, तो ये भी उनको फायदा पहुंचा है। जैसे मेडिकल को लेकर हम बात कर रहे हैं कि नीट को लेकर उन्होंने कहा कि नीट में कौन से स्टूडेंट जाते हैं, तो अमीर घर के बच्चे जाते हैं, हम गरीब घर के बच्चों को नहीं ले जा पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को नहीं देखेंगे, हम तमिलनाडु के लिए जो बेहतर होगा हम तमिलनाडु के लिए काम करेंगे। तो एक तरह से टीवी के तमिलनाडु के लिए एक बड़ा मतलब देखिए चेंज राजनीति में होगा। जैन जी, आप कह रहे हैं कि जैन जी का ज्यादा जो है जो भी वोट है वो एक मुश्त जो है टीवी के को पड़ा है। जैन जी का वोट पड़ा, ऊपर से जब विजय आए कैंपेन में तो उन्होंने खुल के कहा था कि एकदम स्टेज पे जाके कि मैं क्रिश्चियन धर्म से हूँ, तो इसमें कोई गुरेज नहीं किया था, उन्होंने छिपाया नहीं था। तो क्रिश्चियन वाला जो वोटर है वो एक मुफ्त वोट पड़ा, वो डीएमके को पड़ता था, क्रिश्चियन और मुस्लिम का। और ये भी है कि जिस तरीके से स्टालिन ने ये कहा शुरू में, आपको याद होगा कि सनातन को लेके उन्होंने कहा था डेंगू मलेरिया और कई तरह की बातचीत कही थी, धर्मों पे वो लगातार बात कर रहे थे। तो चूंकि वहाँ पे अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ द्रविड़ जो है वहाँ पे काफी एक तरह से डोमिनेट करते हैं। दो जो पार्टी है डीएमके और एआईडीएमके, ये द्रविड़ पूरा उसी पे बेस्ड पार्टी है, बेस्ड है। तो ये आपको लगता है कि स्टालिन के लिए ये भी एक मतलब नुकसान, कि वो जो इस तरह की बातों को उठाया, भाषा को लेके वो जो बात कर रहे थे उससे तो इत्तेफाक रखते थे, लेकिन जब धर्म को लेके बात होने लगी तब ये चीज थोड़ा सा ज्यादा जो है उनको नुकसान पहुंचाया है। 57 साल के बाद सोचिए कि एआईडीएमके या डीएमके, इन दोनों में किसी की सरकार नहीं बन रही हो तमिलनाडु। 57 साल लगातार इन दोनों ने वहां पर शासन किया है, असेंबली है। तो अभी क्या जानकारी है कि जो 107 सीटें आई हैं मेरे ख्याल से, कौन किसके साथ जाएंगे ये? अभी देखिए कहानी उसमें 10-12 सीट चाहिए इनको ना। हाँ, कहानी क्या है कि विजय का जो वैचारिक जो अपना रहा है वो बीजेपी के साथ बेहतर नहीं बैठता है। बीजेपी के साथ उनका जो शुरू में भी बोले थे मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। जाना इससे पहले जो जाना नागियान ये मूवी आई थी विजय की, तो इसमें जो जाना नागियान का जो मुख्य संदेश था, जो मूवी हिंदी में जाना जाता है उसको, वो जनता का आवाज है। ये 24 में आई थी, तब सेंसर बोर्ड द्वारा रोक दिया गया था इस मूवी को। अच्छा। उसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट भी गया था इसके लिए। उसके बाद 24 में एक रैली की थी उन्होंने। रैली में इतना भगदड़ हुआ था, 8 लाख लोग जमा हुए थे। और 8 लाख लोगों में 39-40 लोग डेथ कर गए थे भगदड़ में। तब भी राहुल गांधी ने संपर्क किया था विजय से। तो एक तरह से जो आइडियोलॉजी है, जो वैचारिक रूप से है, वो विजय का कांग्रेस से मेल खाता है। और कांग्रेस के कुछ सांसद चुनाव से पहले राहुल गांधी को यह संदेश उन्होंने भेजा था कि डीएमके का अंदरूनी जो स्थिति है एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, डीएमके से मत कीजिए, आप टीवीके से कीजिए। हाँ, आप टीवीके से कीजिए। अंदरूनी जो है वो लहर है टीवीके का। अच्छा। लेकिन जो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष का जो कांग्रेस के प्रदेश, इनके साथ तालमेल अच्छा था और स्टालिन के साथ भी उनका बढ़िया था। तो वो चाहते थे स्टालिन के साथ चुनाव लड़े हम। तो राहुल गांधी से नहीं मीटिंग करके जो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने मीटिंग की सोनिया गांधी से, और सोनिया गांधी को मना लिया कि हम लोग डीएमके के साथ जाएंगे। जबकि राहुल गांधी ने साफ कहा था कि 28 सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इससे ज्यादा सीटें चाहिए, मंत्रालय में जगह चाहिए और भी चीज हमको चाहिए वहाँ। राहुल गांधी का साफ था। लेकिन राहुल गांधी को बिना पूछे सोनिया गांधी से मीटिंग होता है और ये तय होता है, गठबंधन कर लिया जाता है। राहुल गांधी तब तक भी थे कि हम टीवीके से, क्योंकि जो सांसद 2-3 सांसद है उनका साफ संदेश था कि हम लोग टीवीके के साथ जा रहे हैं, टीवीके के साथ करेंगे। और विजय ने जब चुनावी कैंपेन किया था, चुनाव कैंपेन के दौरान भी बहुत बार इन बातों को रखा था कि हमारे साथ असली कांग्रेस है, नकली कांग्रेस वाला डीएमके के साथ है। अच्छा। तो एक तो वो कांग्रेस के साथ इस वजह से भी कल उनके पिताजी, तो क्या कांग्रेस के पास इतने आंकड़े हैं? 5 सीटें हैं। 5 सीटें, फिर भी तो इनको 2 अब क्या है, एक पीएमके है, पीएमके की 4 सीटें हैं, पीएमके वहां पर तमिलनाडु में। अच्छा। तो 4 सीटें हैं, ये एनडीए की भागीदार रही है। अच्छा, एनडीए के साथ। हाँ, लेकिन क्या है कि ये कभी भी वहां पर जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। अच्छा। जब जो सत्ता में आए तब वो उनके साथ कभी ना कभी चली जाती है। अच्छा। तो ये पीएमके उनके साथ जा सकती है। आंसू वाला हाल है। हाँ। 2-3 सीटें वाम का है, वो सरकार के साथ जा सकती है। 2 मुस्लिम लीग की वहां पर जो जीती। तो कुल मिला के ये है कि वो सरकार बना सकती है। और विजय जो है पहली बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कि दिक्कत क्या है, इन्हीं लोगों के साथ उनके साथ मजबूरी है कि डीएमके के खिलाफ उन्होंने पूरा चुनावी कैंपेन किया है। अच्छा। तो डीएमके के साथ नहीं जा सकती है। लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा?
AIADMK DMK इन्हीं दोनों के खिलाफ तो पूरा कैंपेन था उनका। तो ये DMK से कांग्रेस अलग होके जा सकती है, आपको लगता है? ये राहुल गांधी से विजय का थोड़ा बढ़िया रहा है। अच्छा, दोनों के बीच ठीक ठाक रहा इस वजह से। अच्छा, इस वजह से लग रहा है आपको लगता है कि वो उनसे स्टालिन से हटके और राहुल गांधी चाह ही रहे थे। वो तो लास्ट में कि सोनिया गांधी का बीच में ये हुआ, उसके बाद फिर DMK से गठबंधन हुआ। अच्छा, लेकिन एक बात ये भी है कि DMK जिस प्रकार गांधी परिवार के साथ रही है आजादी के बाद, कोई पार्टी तमिलनाडु में नहीं रही है। अच्छा। वो लगातार गांधी परिवार से नजदीक हर मामले में साथ दिखी है, और कांग्रेस भी साथ रही है। तो 5 विधायकों को तोड़ना भी तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। कांग्रेस के विधायक तो इसे भी टूटते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का जिस प्रकार, और बीजेपी भी यही चाहेगी कि वहाँ बीजेपी की सरकार बने। वो तो ये चाहेगी कि बिना कांग्रेस के और ये सरकार बने। तो ये तो हो सकता है कि माइनस कांग्रेस भी तो वहाँ सरकार, 10-5 अगर 10 से ज़्यादा विधायक रहते तो एक मसला हो सकता था, लेकिन 5 विधायकों को तोड़ना मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी मुश्किल होगी। तो ये है सिनेरियो इस पूरे। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि बंगाल में आखिर बीजेपी ने कैसे ममता बनर्जी के किले को ढा दिया, किस तरीके से बंगाल में 15 साल से शासन में रहे तृणमूल कांग्रेस को ऐसा कर दिया कि खुद ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार गई। इसके पीछे SIR जैसे मुद्दे तो रहे ही रहे, लेकिन ये कहना कि सिर्फ इसी के बल पर बीजेपी ने ये जीत हासिल की है, ये सही नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड पर 2023 के बाद जिस तरीके का काम किया, जिस तरीके से अपने संगठन को वहाँ पे मजबूत किया, उससे दूसरी राजनीतिक दल जो है सीख ले सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात RSS का वहाँ एक्टिव होना। RSS लगातार पिछले 1 दशक से कहें तो वहाँ पर लगातार काम कर रही थी। ये ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में RSS ने वहाँ पर बीजेपी के लिए ज़मीन तैयार की। RSS पिछले 10-15 सालों से वहाँ पर लगातार ये काम कर रही थी, और जमीन 2019 से पहले मात्र 500 शाखाएं थी बंगाल में, और अभी 2500 से ज़्यादा शाखाएं। तो ये चीज़ें ये बताती है कि किस लेवल पर वो मेहनत कर रहे थे। अब सवाल ये है कि बीजेपी बंगाल में आ गई है, सोनार बांग्ला का जो है उन्होंने नारा दिया था। देखना भी दिलचस्प होगा कि बंगाल, खासतौर से कोलकाता, जिसे एक ज़माने में पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता था, जहाँ उद्योग धंधे एक तरह से ऐसे थे कि बाहर दूसरे राज्यों के लोग वहाँ पहुँचते थे काम करने, आज की तारीख में उद्योग के नाम पर बंगाल में 0 बटे सन्नाटा, यानी नील बटे सन्नाटा है। अब देखना होगा कि बंगाल को पूर्वोत्तर का हब बीजेपी कैसे बनाती है, इस पर सबकी नजरें रहेगी। लेकिन एक बात और है कि तमिलनाडु में जिस तरीके से विजय आए हैं सत्ता में, वो ये भी बताता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, अरविंद केजरीवाल के मामले में भी इसी तरह का माहौल जो है, उस टाइप का नहीं था। अरविंद केजरीवाल आंदोलन से उठे। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नई नवेली पार्टी पहली बार कोई जो है इस तरह से सत्ता में। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी भी इसी तरह से आई थी। तो जनता को आप कमतर करके नहीं आंक सकते हैं। जनता बहुत मजबूत होती है, जनता जब जो चाह ले वो कर सकती है। इन सब के बीच बात सिर्फ कांग्रेस की है कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस भले ये अपने आप को कह के संतुष्ट कर ले कि केरल में हम सत्ता में आए हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए ये समय बहुत जरूरी हो गया है आत्ममंथन करने का, कि आप सोचिए कि आपका संगठन कहाँ है, खास तौर से उत्तर भारत के राज्यों में। फिलहाल के लिए मुझे और तौसीफ को दीजिए इजाज़त, और आप समाचार वाला के साथ बने रहिए। विस्तार से हमारी खबरों को आप हमारे वेबसाइट समाचारवाला.tv.com पर पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। समाचार वाला TV के नाम से हमारा YouTube चैनल है, जिस पर आप अभी ये खबर देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।